हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के हिंदी चैनल्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियोज में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर 6.3, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोग 6.2 तक बना चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि बिहार बोर्ड्स के 9th से लेकर 12th तक के बच्चे अपने घर बैठे सारी साइंस और मैथ के हर एक टॉपिक्स, हर एक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकता है, अच्छी तरह से समझ सकता है। केवल उसको हमारे इस वीडियो को ज्वाइन करना है, अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाना है, वीडियो पूरी देखनी है, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। जो भी आपको परेशानी है, जिस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो, उस क्वेश्चंस को अगर एनसीईआरटी से है तो एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर नंबर या क्वेश्चन नंबर भेजिए। आपके जो भी समस्या उसमें आ रही है उसको हल किया जाएगा। अगर आप दूसरे बुक से, जैसे कि रेफरेंस बुक का भी लोग बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो अगर रेफरेंस बुक से कर रहे हैं, अदर बुक से, तो जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप फोटोकॉपी करें और जो चैनल्स पे नंबर्स फ्लैश्ड है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, कॉपी कर लें और उसको व्हाट्सएप से द्वारा भेज दें। आपके सवालों का जवाब अच्छे तरीके से आपको समझा कर दिया जाएगा। फिर उन सवालों में आपको कभी कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। चलिए, 6.2 तक किए है तो हम लोग जान चुके हैं कि समरूपता क्या होती है और उसके रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं आप कर चुके हैं, पीछे करवा दिया गया है। आज हम लोग 6.3 का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब यह है कि पहले तो हमें देखना है कि वो दोनों समरूप है कि नहीं। तो समरूपता के लिए आपको हिंट्स कर देते हैं कि कौन कौन सी समरूपता आप जान गए हैं। तो पहला तो एक समरूपता है कि एस 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 समरूपता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो त्रिभुजों की कॉरस्पॉन्डिंग सारे भुजाओं का, यानी कि संगत सारे भुजाओं का अनुपात एक ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपने देख लिया है कौन कौन सा, एस ए एस साइड यानी भुजा, कोण भुजा। इसमें क्या होता है कि दो भुजाओं का अनुपात एक ही आता है और उन दोनों भुजाओं से बने हुए कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और तीसरा है ए ए, किसी भी त्रिभुज की दो त्रिभुजों की दो संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो वो ए समरूपता से समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो क्या होगा, सारी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी, यानी कि समानुपातिक हो जाएगी और सारे कोण, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। इन्हीं में से इस्तेमाल करके हमें ये लिखना है, अब फिर उनको बताना है। तो चलिए मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उसकी जो सांकेतिक रूप व्यक्त करेंगे वो कैसे करेंगे कि वो सही तरीके से आएगा, और बिल्कुल सही तरीके से आएगा। ध्यान से वीडियो को देखेंगे और हर बात को सुनेंगे, क्योंकि जितनी बातें बोली जाएगी वो सारी लिखी नहीं जाएगी। तो वीडियो स्किप करके केवल आंसर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे तो आप खुद भी उसको बना सकते हैं। चलिए, पहला पेयर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसमें देखिए कि एंगल्स बहुत सारे दिए हुए हैं, तो ये 60 और ये 60 दिया गया है, ये 80 और ये 80। वैसे तो तीसरा अपने आप बराबर भी हो जाता है कि तीसरा की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी त्रिभुज की कहते हैं त्रिभुजों की, यानी दो त्रिभुजों में दो कोण उनके अगर बराबर हो गए तो वो ए समरूपता कहलाता है। तो ये क्या है, सिमिलर है। ये सिमिलर है किससे, ए समरूपता से। तो समरूपता की कसौटी जो कह रहा है कि जिस कसौटी का आप उपयोग कर रहे हैं वो कौन कसौटी है, इनको ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये लिख देंगे। कौन कौन से युग्म समरूप है, तो पहला युग्म समरूप है किस कसौटी से, तो ए समरूपता से। लेकिन कहता है कि उसका सांकेतिक रूप में लिखे कैसे, क्योंकि जब हम उसको लिखेंगे ना तब हमें समझ में आएगा, यानी कि एग्जामिनर्स को, कि
स्टूडेंट्स में कितनी क्षमता है। केवल जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिख देंगे तो नहीं होगा, इसमें ऐसे ही लिख देंगे चलेगा, क्योंकि इसके संगत जो कोण है वो बिल्कुल एज इट दिया गया है, जैसा है वैसा दिया गया है। कई बार होता है कि जैसे कि 60 यहाँ और 60 यहाँ मिल जाएगा, ऐसा मिलेंगे। चलिए आते देखते हैं। तो देखिए इसमें सांकेतिक रूप में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, और देखो ए पर 60 है तो इसके पी पे 60 है, तो उसको पहले लिखो पी, बी पे आती है क्यू पर क्यू और आर। ये इसका सांकेतिक रूप हो गया। दूसरे वाले में चेक करते हैं। दूसरा देखिए, ये दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये 2/5, तो 2.5 में 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6। मतलब 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, और 2.5/5 1/2 हो जाएगा। यानी कि इनके संगत भुजाओं के जो अनुपात है वो समान है, तो ये दूसरा वाला भी समरूप है। ठीक है, तो पहला जो होता है कौन कौन से युग्म समरूप है, तो पहला समरूप हो गया, दूसरा भी समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो किस समरूपता से हुआ, तो इसमें तीनों भुजा है, तो किस समरूपता से हुआ, ये हुआ एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता से ये क्या हुआ, समरूप हुआ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि कौन युग्म समरूप है, तो ये मिल रहा है। दूसरा कौन सी कसौटी से है, तो वो लिख दिया। तीसरा है कि उनका सांकेतिक रूप में व्यक्त करें। अब यहीं पे सोचना है, ये तो जैसा था वैसा लिख देंगे। अगर इसमें हमने लिखा ए बी सी समरूप पी क्यू आर, तो ये गलत हो जाएगा। तब कैसे हम इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, ये देखिए, और ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम्स रह जाती है कि हम सभी लोग बिहार बोर्ड से जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं उस पर ज़्यादातर बच्चे उस संख्या में हैं कि बहुत मतलब अनवांटेड तरह के बिहेव करते हैं, जैसे पढ़ाई से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है और बहुत अटपटे से बातें करते हैं, और इस वजह से बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले सारे बच्चे बदनाम हैं। जबकि सारे बच्चे वैसे है नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसका कारण एक ही है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो ध्यान से सुनते नहीं टीचर की बातों को। आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अटपटे जवाब नहीं देंगे, और हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप बस केवल अपने घर पे प्रैक्टिस और ध्यान से देखिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है हमसे पूछिए, किसी भी बोर्ड के बच्चे से आप पीछे नहीं होंगे, बल्कि हमेशा आगे आगे चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश हिंदी कोई मीनिंग नहीं रखता है। पेपर जो आएगा वो दोनों में आएगा, हिंदी भी होगा इंग्लिश भी होगा, उसी में लिखा हुआ। तो इंग्लिश अगर नहीं भी पढ़ पाते हैं आप, तो हिंदी में पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में लिखा हुआ है, उसका जवाब देंगे आप सही तरीके से। अब देखिए कि यहीं पे है, अगर हमें इसकी समरूपता को सांकेतिक रूप में लिखना है, तो पहले वाले ट्रायंगल को आप जैसे चाहे वैसे लिख लिया। जैसे पहले वाले ट्रायंगल को हमने लिख लिया, पहले वाले ट्रायंगल को मान लो कि हमने लिख लिया ए बी सी, तो पहले जो होगा एक ट्रायंगल को किसी तरह लिख लेंगे, दूसरा बिल्कुल सही तरह लिखा जाए। इससे कैसे पता चलेगा, तो ये देखो, एक कोई वर्टेक्स ले लो उसका। अब ये वर्टेक्स ए बी और ए सी, दो लाइंस को इसमें कंपेयर करो, तो कैसे कंपेयर होगा, तो ए बी 2 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है, क्यू आर, क्योंकि 2 दूना 4 हुआ था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से देखो, ए से 1 को हमने कंपेयर किया है, तो ए से सी 3, मतलब वो 6 होना चाहिए था, तो वो 6 है क्यू पी। तो पहला वर्टेक्स मिल गया क्यू, यहाँ ले लेंगे क्यू। अब देखो बी लिखा गया है तो 2 की तरफ चला है, तो ये जाएगा आर की तरफ, तो क्यू आर और ये हो जाएगा पी। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी। ट्रायंगल्स तो नहीं बदल रहा है,
लेकिन अगर इसके ये ऑर्डर्स को बदल देंगे, उसको कोरस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उसको संगत नहीं बनाएंगे, तो बाद में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। वो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। और यह केवल संकेत अक्षर लिखने में ही गलत किया आपने तो मार्क्स इसके कट जाएंगे। अब ये कैसे पता चलता है कि हमने मिलाना सिखा दिया कि कोई एक वर्टेक्स ले लो और उससे कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे कर लो। जैसे कि हमने ए ले लिया, तो अब इसमें से पहला कौन सा होगा, तो ए बी की तरफ आ रहे हैं 2 है, तो 2 दूना 4 वाला चाहिए, और एक 3 है 6 वाला चाहिए, और वहाँ से ऐसे जा रहा है, तो पहला हो जाएगा क्यू। अब उसके बाद इधर कौन सा बी साइड में चले थे, बी दूसरा आया है, तो इसके आर साइड्स में जाना पड़ेगा, तभी हमें कॉरस्पॉन्ड मिलेगा। अब कॉरस्पॉन्ड क्या हो गया, तो ये 2 पहला ले लेंगे, तो ये हो गया ए बी बटा क्यू आर बराबर, इसका अगला 2 लेंगे बी सी, तो वो हो गया आर पी, और अगला ले लेंगे ए सी, तो वो हो गया क्यू आर, ए सी तो क्यू पी। आप देखो इसमें करेंगे तो सारे के सारे 1/2 आ जाएंगे। एक भी नंबर बदल दें, तो एक भी इधर उधर कर दें, तो एक भी नहीं मैच करेगा, तो उस तरह से गलत हो जाएंगे। मैच कैसे करते हैं कि इसमें का पहला 2 लेंगे, तो उसमें का भी पहला 2 अक्षर देना पड़ेगा, उस साइड से बने हुए का रेशियो। इसमें आखिरी 2 लेंगे, तो उसमें का भी आखिरी 2, इसमें का एक पहला एक आखिरी, तो इसमें का भी एक पहला एक आखिरी, ऐसे हमें अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, जब हमें मिलेगा कि इस तरह का है और उसके साइड को कॉरस्पॉन्ड रेशियो कर निकालना होगा, तो इस तरह से हम लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब एकदम बिल्कुल तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर इसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रहे होगा ना, तो कमेंट्स कीजिएगा या नंबर्स पे हमारे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको फिर से इसके बारे में समझाएंगे। हालांकि ये थ्योरी में भी समझाया गया है, अब ये क्वेश्चंस में भी हो गया। तो ये पहला हो गया कि ये है, दूसरा वाला समरूप है, किस समरूपता से है, तो एस समरूपता से है, और तीसरी ये उनका संकेताक्षर रिप्रेजेंटेशन से, यानी कि दर्शाया गया, यही संकेताक्षर है। अब आते हैं तीसरा वाला। यह तीसरा है, इसमें दिया हुआ है 2, 3 और 7। तो ये देखिए 2 दूना 4 हो जा रहा है, 3 दूना 6 हो रहा है, लेकिन 2.7 का अगर हम डबल करते हैं तो ये 5.4 होना चाहिए था, कि जो कि नहीं है, तो इसलिए ये समरूप नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एंगल वगैरह नहीं दिया है कि दूसरे समरूपता के बारे में बात करें। तीनों साइड दिया है, तो एस से ही होने वाला है, और जो कि ये नहीं है, तो ये तीसरा वाला समरूप नहीं है, तो आगे हमें कुछ लिखना भी नहीं है। अब आ जाए चौथे पे। इसमें देखिए कि ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ 70 डिग्री है। ये 2.5 है, तो ये 5 है, ये हो गया 2.5 दूना 5 और 5 दूना 10, मतलब 2 भुजाएं समानुपातिक है, दोनों का अनुपात बराबर आया है, और उन्हीं 2 भुजाओं से बना हुआ कोण भी बराबर है, तो ये समरूप है। किस समरूपता से समरूप है, तो ये समरूपता है एस से समरूपता से ये समरूप है। अब इनके भी संकेताक्षर लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो वो देखो कैसे लिखेंगे। मान लो कि हम पहले वाले को लिख देते हैं, ये हो गया ट्रायंगल MNL, हमने ऐसा लिख दिया सिमिलर। लेकिन दूसरे वाले में अब हमको देखना पड़ेगा कि कैसे होगा वो, कैसे नहीं होगा। अब आ जाते हैं कि कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये एंगल वाला वर्टेक्स कहाँ है, तो वो इसमें कहाँ लिखा है, पहले तो इसमें भी Q पहले लिखा जाएगा, ट्रायंगल Q। अब चलते हैं कि MN कौन सा वाला साइड था, 2.5 वाला, 2.5 वाला, तो इसका रेशियो डबल होकर कौन सा साइड आ रहा है, P, तो यहाँ हो जाएगा P, Q हो गया, और ये P, तो तीसरा वाले के लिए जरूरत नहीं, कोई एक मैच करेंगे, तीसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही संकेताक्षर हुआ।
इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो वो मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि ये मार्क 2 मार्क्स में आएगा, 1 मार्क्स चूज करने के लिए और 1 मार्क्स इसको लिखने के लिए। अगर एक भी इधर उधर हुआ तो फिर नहीं आ पाएगा और वो सही भी नहीं होगा। समरूपता में बिल्कुल ऑर्डर वर्टेक्स का दोनों ट्रायंगल्स का संगत होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 5वें पर। इसमें 80 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री एक मिल गया, तो एक तो एंगल मिल गया। अब ये देखो 3 दूना 6 और 2.5 दूना 5, मतलब कि ये जो है जिस रेशियो की हम बात कर रहे हैं वो तो आ रहा है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, ये थ्योरी में बताया गया। वो क्या ध्यान देना है, जैसे देखिए ये 6 है और ये 5 है, इन्हीं दोनों के बीच में ये एंगल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 और 2 का बीच वाला एंगल बी है और यहाँ एंगल ए पर 80 दिया है, मतलब ये समरूप नहीं है। जब एस ए एस की बात आएगी तो जो 2 साइड्स ट्रायंगल का लेंगे उनका बीच वाला ही एंगल होना चाहिए। अगर मान लो कि ये 2 साइड लिए, एंगल यहाँ का है वो नहीं होगा, एंगल यहाँ का है वो नहीं होगा, दोनों एंगल के बीच से, मतलब दोनों साइड्स के बीच वाला जो एंगल्स होता है वही बराबर होना चाहिए, तभी वो समरूप एस ए एस से होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए अब छठे में आते हैं। इसमें 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। ठीक है, इसमें 70 दिया है लेकिन उसमें 70 नहीं, तो एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि 2 जब एंगल दिया हो ना तो छोड़कर नहीं जाना है, उसको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अब 180 में से 2 दिया है तो तीसरा दोनों का निकाल लें। ये 70 और 80 दिया हुआ है, 150 हुआ, तो ये वाला कोण कितना हो गया, 30। तो एक 80 और एक 30 मिल गया, तो वो सिमिलर हो गए। 2 ही एंगल चाहिए था, क्योंकि इसमें भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो मतलब ये समरूप है, ये समरूप है, लेकिन किस क्राइटेरिया से, तो वो कसौटी है एंगल समरूपता। वो कसौटी कौन सी है, एंगल समरूपता। अब लिखना है हमें, तो पहला हमने लिख लिया ट्रायंगल DEF इज सिमिलर। तो देखो ये 70 डिग्री डी पर है, इधर 70 डिग्री पी पे है, तो ये लिख लें पी। 80 डिग्री ई पर है तो ई दूसरे में लिखा गया है, क्यू पर 80 डिग्री है तो क्यू, और आर पर 30 है, एफ पर 30 है, एफ सबसे लास्ट में लिखा गया है तो यहाँ आर भी सबसे लास्ट में। ये हो गया संकेताक्षर। तो इस तरह से पहले तो हम चेक करते हैं कि कौन सा एंगल जो है कहाँ पे है, या फिर साइड कौन सी है, और फिर उस तरह से संगत बनाकर उनको हम लिखते हैं, और तब हमारा सही होता है। क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे या किसी को समरूप करके उससे कोई हम उत्पत्ति निकालेंगे, अगर इस तरह से नहीं लिखा होगा तो वो कभी भी मैच नहीं होगा, वो हमारा हमेशा गलत ही होगा। चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आकृति है 6.35 ये वाली, और उसमें ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल OBS समरूप है। अब देखिए वो कौन सा, ODC और OBA, मतलब कि अगर ये दोनों समरूप है तो ये वाला एंगल्स यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये देखो समरूपता में D बीच में है और यहाँ B बीच में है, तो इन दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे। उसके बाद अब आ जाएंगे कि BOC 125, BOC 125 ये बाहर है। ठीक है, तो अगर दोनों ट्रायंगल्स में ये बात करेंगे हम, दोनों ट्रायंगल्स में, तो दोनों ट्रायंगल्स का सम होता है 180। ठीक है, और 180 इस लाइन पे भी होगा, तो 125 ये हो गया, तो ये वाला जो भाग है वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 55 डिग्री का, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो फिर वो 180 होता है, तो ये भी हो जाएगा
55 डिग्री, मतलब ये वर्टिकल अपोजिट है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों बराबर ही होंगे। अगर लीनियर इक्वेशन से करें तो ये AC लाइन लेंगे, उसमें भी हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है, अब रैखिक युग्म कोण, अब ये 75 हो गया, 55 हो गया और ये 70 हो गया। इसमें दिया भी है CDO 70, CDO 70, इसलिए इसको ले लिया। अब निकालना DOC, DOC कितना 55, DCO तो ये 55 और 70 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 125, और तब ये कितना हो जाएगा ये 55 तो ये भी 55। ठीक है, तो ये DCO हो गया, और OAB तो ये देखिए जब ये 55 ये 70 तो ये भी 55, तो ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा DOC 55, DCO 55 और OAB 55 डिग्री। तो इस तरह से ये हम बना सकते हैं। ठीक है, ये लाइंस पैरेलल दिया है कि नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इसे देखकर और पैरेलल मान लेते हैं। लाइन पैरेलल दिया है कि नहीं दिया है इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है, जब नहीं लिखा है तो हम इसको पैरेलल नहीं मानेंगे। अगर ऐसे भी लाइन खींचा हो और अगर ये कह रहा है कि ये दोनों पैरेलल है तो हम उसको पैरेलल मानेंगे। क्वेश्चंस में जो लिखा होगा, फिगर्स पे नहीं जाना है, फिगर कैसा दिख रहा है इस पे नहीं जाना है, क्योंकि बहुत जगह लिख देते हैं, बहुत जगह नहीं लिखते हैं। नॉट फॉर स्केलिंग, मतलब माप के अतिरिक्त, माप रहित, यानी कि उसके जो मेजरमेंट्स भी देगा कि वो पूरे 7 सेंटीमीटर लिखा है तो 7 सेंटीमीटर है कि नहीं, वो पैरेलल लिखा है तो वो पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, ये फिगर्स पे वो पहले से इंडिकेट रहता है क्वेश्चन पेपर में। अगर नहीं रहता है तो भी ये मान लें कि फिगर में जब तक वो बोले नहीं कि वो पैरेलल है कि नहीं है, जो उसमें लिखा रहेगा वहीं से करेंगे। इसलिए हमने इसको पैरेलल नहीं माना, मैं पैरेलल माना होता तो इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी होती हम लोगों को। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमने जैसा समझाया या आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बनाने में असक्षम है तो भी हमसे पूछना, इसकी डिटेल्स करके हम बताएंगे। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ हो जा रही है मैं कर रहा हूँ, बाकी आगे हम जो डिटेल्स में जाने वाला होगा वो आपको हम समझाएंगे। जैसे देखिए कि इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लेकर चलते हैं दूसरे पेज पर और वहाँ इसको हम लोग करेंगे। ये चलाए यहाँ पे हम। ठीक है, अब ये देखिए कहता है कि समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB पैरेलल DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC और OB बटा OD है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक पहले समरूप त्रिभुज बनाते हैं। एक समलंब चतुर्भुज हमने बना लिया। ठीक है, और इसका नाम देते हैं ABCD। और जैसे भी आप फिगर बनाएंगे ना तो सबसे पहला ये ध्यान रहे कि ये जो नंबर देंगे ये ऑर्डर वाइज होना चाहिए, ABCD या ABCD, नीचे से भी ABCD या फिर ABCD, मतलब वो ऑर्डर वाइज जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ABDC, अच्छा ABDC, ऐसा नहीं, ऑर्डर वाइज दीजिएगा, अन्यथा ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। जो हमें प्रूफ करना है अगर ऑर्डर बदल देंगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। समलंब है तो पैरेलल होगा ही, एक पेयर होता है, लेकिन ये इंडिकेट कर दिया है कि उसमें से कौन सा पैरेलल है, तो AB और DC पैरेलल। साथ में अब उसके विकर्ण भी हमें लेना है, तो विकर्ण ले लेते हैं।
ये विकर्ण हो गए इनके, और वो विकर्ण क्या कहता है कि विकर्ण ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो इसको कैसे बनाएंगे पहले ये हमको समझाना है, क्योंकि क्वेश्चन बना देना अलग चीज़ है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से बना देना जिससे कि एग्जामिनर्स हमारा एक भी मार्क्स ना काटे, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आते हैं, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, आते हैं। अब आप लिखने में करते बना दे सही से, और लिखने में उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना करें, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो जो भी हमें प्रूफ करना होता है ना, उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला कि दिया क्या है, दूसरा कि प्रूफ क्या करना है, तीसरा अगर कोई कंस्ट्रक्शंस है तो क्या कंस्ट्रक्ट किए हैं हम, मतलब रचना क्या किया उसमें, और चौथा उत्पत्ति, प्रूफ देना। तो पहला हम लेते हैं कि दिया क्या है, तो उसको लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है। विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दिया हुआ है, ठीक है। तो साबित क्या करना है, साबित करना है कि ओ ए बटा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बटा ओ डी, ये हमें साबित करना है। तो ये 2 स्टेप तो हो गए आपके पूरे। अब तीसरा स्टेप है कंस्ट्रक्शन, तो इसमें हमें कहीं कंस्ट्रक्शंस करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम तीसरे स्टेप हमारा यहाँ पे नील हो जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। चौथा स्टेप है उत्पत्ति, क्या अब हम उत्पत्ति करते हैं। और एक देखिए कि कई बार बच्चों को क्या होता है कि हिंदी में लिखने में और ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि हिंदी में लिखने में उन्हें परेशानी होती है। तो मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है कि उसके कुछ टर्म्स जो है इंग्लिश में लिख सकते हैं, स्टेटमेंट्स भी आप बहुत सारे इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो अगर वैसा आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप देखिए क्या करेंगे, ये दिया हुआ को लिखेंगे गिवन, और साबित करना को लिखेंगे टू प्रूव, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शंस रचना जिसको हम लिखते हैं उसको आप कंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, CONT पर N देकर डॉट लगा देते हैं। और जो उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ लिखें उत्पत्ति, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन वो प्रूफ को याद रखते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो आइए इसमें प्रूफ क्या है वो देते हैं। ये दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल डी सी, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर देखें तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। तो पहला 2 एंगल यानी कि ये यहाँ जो एंगल बना है और यहाँ जो बनेगा, यहाँ जो बना है बी के और इस साइड पर डी के, तो ये दोनों एंगल्स पेयर जो है ये कैसे इक्वल होंगे, तो एकांतर कोण से ये इक्वल होंगे, एकांतर कोण से। तो यहाँ उत्पत्ति में वही लिखना है कि कोण ओ ए बी इज इक्वल टू कोण ये है इसके बराबर और ये दोनों ये इसके बराबर, ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी, और एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी,
और ये दोनों कैसे हुए हैं, तो एकांतर कोण है। ठीक है, रीजन में दे देंगे एकांतर कोण। और दो कोण हमें मिल जाएगा, तीसरा हमें ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब हम लिखेंगे कि इसलिए ए यानी कि कोण कोण भी हिंदी में लिख सकते हैं, समरूपता से ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये देखिए ओ, ये दोनों एंगल बराबर थे, तो इसमें भी पहला आ जाएगा ओ, और ए की जगह सी था, ए वाला एंगल के बराबर सी पे बना हुआ एंगल है, तो ए दूसरे नंबर पे आया है तो सी आया है, तो बी तीसरे पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये दोनों समरूप हो गए। अब समरूप हो गए, अगर हमने सजा कर लिख लिया तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए ओ ए बटा उधर का हो जाएगा ओ सी, और ओ बी बटा, देखो ओ पहला है, बी दूसरा है, आखिरी है, तो इसमें भी ओ पहला और डी आखिरी। ये कैसे, तीनों होते हैं, तीनों आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे यहाँ भी छोड़ोगे तो भी आंसर सही रहेगा। ये ए बी आखिरी दोनों है, तो उसमें का सी डी आखिरी दोनों होगा। तो ये हो गया। अब इसमें हम लिख देंगे कि फर्स्ट दो पार्ट्स लेने पे, पहले दो भाग लेने पे, ये ले लेते हैं हम, ये ले लिया, पहले यहाँ पे लिख देंगे कि पहले दो भाग लेने पर, तो पहला दो भाग ये है, और ये कैसे हुआ था, तो ये समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो वो ले लिया, तो यहाँ मिला ओ ए बटा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बटा ओ डी। ठीक है, और देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, ओ ए बटा ओ डी, ओ सी और ओ बी बटा ओ डी, ये दोनों के अनुपात प्रूफ करना था। तो यहाँ साबित हुआ ये लिखते हैं, या फिर चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं बच्चे या इंग्लिश मीडियम से, आखिरी में उसको लिखते हैं प्रूफ, यानी कि साबित हो गया। यही हमें साबित करना है। तो इस तरह हमें स्टेप वाइज अगर हम लिखेंगे तब हमारे पास क्या होगा, आंसर क्वेश्चन मार्क्स जो है हमारा वो पूरा आएगा। अगर ऐसा नहीं लिखते हैं, बिना फिगर बनाए, बिना कुछ लिखे, स्टेटमेंट दिए, डायरेक्ट हम उसको दो त्रिभुज समरूप है लिख दिया, तो फिर वहाँ पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं, विशेषकर जब प्रूफ करना होगा किसी क्वेश्चंस को। तब अगर नंबर्स निकालने हैं, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उस पर करना है, तो आप लिख सकते हैं कि क्लियरली ओ ए बी समरूप ओ सी डी, और तब हम उसके नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करके इसमें, और साइड्स की लेंथ निकालनी हो तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। पहले उसको हम इरेज कर देते हैं। अगर आप इसको राइट कर रहे होंगे तो राइट करने की जरूरत नहीं हो, आप उस पर क्या कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और नहीं तो राइट कर रहे हैं तो टाइम लग जाएगा, उसको वीडियो पॉज कर करके आप लोग राइट कर लेना। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि दूसरा लाएंगे हम। अब आ जाते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति 6.36 यहाँ पे है, आकृति 6.36, और इसमें दिया हुआ है कि क्यू आर बाई क्यू एस और Q2 बाई पी आर, ये दोनों का रेशियो बराबर है, तथा एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड,
ये दोनों बराबर है, तो दर्शाना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर क्या है, समरूप है, ये दिखाना है हमें। चलिए इसको वहीं पे ले चलते हैं। इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये फिगर भी बनाए ना, बल्कि लेकर चले वहाँ पे, लेकर ही चलते हैं। और इसको रख लिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें इनमें प्रूफ देना होगा। अब ये क्या है कि यहाँ पे जो गिवन में है, बहुत सारा हमें चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें ये हो जाएगा कि गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन चित्र से क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ठीक है, तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब चित्र से इसलिए लिखा कि चित्र के अनुसार ही ये नोमेनक्लेचर हम दे रहे हैं, अन्यथा हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि ऐसा ट्रायंगल बना है, उसमें ऐसा आ गया है, वो गया है, तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चंस में भी वो इस चीज़ों को नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया कि उस चित्र में देखिए। तो दिया हुआ भी हम चित्र से ही ले लेंगे, ठीक है। क्या प्रूफ करना है उसको लिखेंगे कि टू प्रूव, तो उसमें हमको लिखना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले अभी यहाँ देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्शंस करना है तो मुझे लगता है कि इसमें कंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमारा रचना नहीं आएगा, तो डायरेक्ट क्या आएगा, प्रूफ आएगा, डायरेक्ट आएगा प्रूफ। और प्रूफ में हम क्या क्या देंगे ये देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले देखिए कि हम ले लेते हैं कि गिवन जो है वो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, तथा क्यू आर बाई क्यू एस दैट इज इक्वल टू क्यू टू बाई पी आर। ये दो चीजें हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि ये दो चीजें कैसे हम रिलेट करेंगे। तो आप देखिए इसको कि कैसे इसको रिलेट करेंगे वो देखते हैं। इसमें रेड ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे एंगल क्यू पर इक्वल जो है, और दूसरा जो है पी आर एस है, पी आर एस में चाहे क्यू में ये एंगल, ये वाला एंगल दिया हुआ है। और आपको जो करना है वो देखिए पी क्यू एस, ठीक है, और दूसरा जो है टी क्यू आर, ये टर्म्स लेना है हमको। अब इसमें टी क्यू आर और पी एस में देखिए क्यू आर जो हो जाएगा वो बड़ा वाला ट्रायंगल का हो गया, यानी कि टी क्यू आर वाले ट्रायंगल्स का ये हो जाएगा ओ आर, क्यू आर, ठीक है। और उस कंडीशंस में क्यू एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका छोटे वाले ट्रायंगल पी क्यू आर का, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का क्यू आर और छोटा वाला जो ट्रायंगल लेंगे उसका क्यू एस। एक साइड्स का हो गया ये संगत
अच्छा, और दूसरा देखिए क्यू टी, ये बड़े वाले के लिए क्यू टी, बड़े वाले ट्रायंगल्स का, और दूसरा पी आर, दूसरा जो है वो पी आर है, तो पी आर इसमें का वैरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम यहां से लेंगे देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। कैसे? तो वो इस तरह से, ये देखिए ये ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, और इसमें कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। आप भूल जाए एक बार को कि ये जो साइड्स है, ये लाइंस पी एस को हटा दें तो ये पी क्यू आर आपको ट्रायंगल दिखेगा ऐसा, उसमें क्यू पर जो एंगल बना है और आर पर जो एंगल बना है दोनों बराबर है। तो ये कैसा हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गया, तो इनके दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगे। ये कैसे? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं दैट गिव्स क्यू आर बाई क्यू एस दैट इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू, क्यू टी बाई, इसका इस्तेमाल करते हुए पी क्यू इज इक्वल टू पी आर का। तो जब इसको फॉर्म करेंगे, जैसे मान लो हमने इसको एक इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ रीजन में हमें देना पड़ेगा क्या कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 का इस्तेमाल करने से। अब देखो मिल गया कि एक ट्रायंगल्स की पी क्यू और क्यू एस लिए तो उसका ये एंगल इक्वल, और दूसरा अगर लिए कि टी क्यू और पी आर, ऐसा लिया हमने, सॉरी पी आर तो उधर चला गया, इसका जो लेंगे टी क्यू और क्यू आर, टी क्यू और क्यू आर, उसका भी यही एंगल है, मतलब दोनों कॉमन एंगल से इक्वल हो गया। तो यहां लिखेंगे इसलिए एस ए एस समरूपता से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। अब ये देखिए पहला वाला जो लेते हैं कि पी क्यू एस इज सिमिलर, तो देखो पी लिया था, तो P कौन सा था? जिसके साइड्स इसमें नहीं है, एंगल उसमें नहीं है, तो पहला P लिया था, ये ऊपर है, तो यहाँ पे भी एंगल्स जो रिलेट हो रहे हैं वो साइड्स वाला नहीं है, तो T पहले आ जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल T। अब दूसरा Q लिया था, तो Q एंगल पे दोनों के एंगल सेम कॉमन हुए थे, तो इसमें भी ये TQ हो जाएगा, और तीसरा बचा हुआ तो अपने आप लिख देते हैं, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। एस ए एस समरूपता से ये जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर है, ये प्रूफ हो गया। तो थोड़ा सा हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड्स भी इस्तेमाल करना होता है, सब उसी में दिया है, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से हम ढूंढ कर उसको लाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसमें फिर कोई दूसरा लाना होगा। चलिए ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और 5 क्या कर रहा है? इसमें भी कोई फिगर नहीं दिया है, क्योंकि फिगर की इसमें नहीं किया है, लेकिन जो दिया है उसको लेकर चलते हैं, फिर वहां बना लेंगे। चलिए इसमें क्या है पहले पढ़ देते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस है। दर्शाइए कि ट्रायंगल पी आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस, ठीक है। चलिए इसको पहले लेकर चलते हैं, फिर फिगर बनाएंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आइए ये आ गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये हो गया
अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन, हाँ चलिए इतना कर लिया। अब क्या है कि हमें दो ट्रायंगल बनाना है। पहले तो एक ट्रायंगल बनाना है, केवल एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल बन गया। अब क्या कहता है कि पहले इसको देख ले, एक ट्रायंगल पी क्यू आर, नाम दे देते हैं पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब इसको जैसे जैसे दिया है उस पर कुछ और करेंगे। जैसे कि ये दिया हुआ है कि पी आर पर एस और क्यू आर पर टी स्थित है, तो पहले पी आर और क्यू आर यहाँ पे है, वो एक लाइन पहले खींचते हैं हम। एक लाइन खींच लिया। अब इस पे देखो, पी आर पर एस तो ये हो गया एस, और क्यू आर पर टी तो ये हो गया टी। कैसे है, कहता है कि इस प्रकार है कि एंगल P इक्वल टू आर टी एस। तो आर कहाँ, आर टी एस ये दिया हुआ है। तो हमें दर्शाना है कि आर पी क्यू और आर टी एस समरूप है। तो सबसे पहले हम दिया है वो लिख लेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी भुजा पी आर और क्यू आर पर इस प्रकार है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये दिया हुआ है। तो जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे हम। वो क्या है कि टू प्रूफ, ये क्या है कि ट्रायंगल आर टी क्यू इज सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो फिर वही चीज़ की रचना, तो इसमें भी रचना की जरूरत नहीं। हम आते हैं डायरेक्ट प्रूफ पर। प्रूफ पर आते हैं, और प्रूफ में क्या है, हम ले लेंगे कि इन ट्रायंगल त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एस टी आर में। अब ये देखिए, यहाँ पे जो लिखना है, हमने एक त्रिभुज जो लिया वो बड़ा वाला को लिया और एक छोटा वाला लिया, पी क्यू आर लिया और एस टी आर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने में कुछ भी लिख देंगे, लेकिन जब समरूपता बनाने लगेंगे ना, तो पूरा कौन सा वर्टेक्स वाले एंगल्स इक्वल है, कौन साइड्स अपने कॉरस्पॉन्ड हो रहा है, उनको हम सजाते हुए लिखेंगे। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में क्या क्या मैच है, तो ये है कि एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये कैसे, तो ये दिया हुआ है, तो ये हो गया, गिवन में कर देंगे कि दिया है। और दूसरी चीज यहाँ देखो कि ये आर वर्टेक्स है ना, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, ठीक है। अब ये दो एंगल मिल गए। हमने कहा है कि दो एंगल मिल गए, तीसरा हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पहला जो लिखा है उसको ऐसे लिख लेना, क्योंकि हमको फिर से सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रायंगल RPS, अब ढूंढना है कि दूसरा वाला इसमें आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो RPS लिखा हुआ है और यहाँ पे R और R एंगल उभयनिष्ठ है, तो पहले उसमें ही आएगा। ये दोनों बराबर से है, तो पहला जो उधर का भी लेटर होगा वो R होगा। अब देखिए P लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर, तो यह P एंगल्स T एंगल्स के बराबर, यानी T पे जो एंगल बना है छोटे वाले त्रिभुज में उसका है, तो यहाँ पे T आ जाएगा। तो दूसरा तीसरा तो अपने आप वहीं पे आएगा, क्योंकि उसके बाद कोई कंपेरिजन है नहीं कि किसके कंपेरिजन मिले हैं, वहीं आ जाएगा। और यहीं हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही चीजें हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, जो कि प्रूफ हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्रूफ। तो गाइस इस तरह से आप स्टेप वाइज करके करेंगे और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वीडियो पूरा देखिए ना और पूरी बातों को सुनिए। आपको कोई भी क्वेश्चंस के लिए किसी के भी तरफ ताक झाक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम्स में। आप जो भी क्वेश्चंस आया है वो सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ जो आपके बुक्स में क्वेश्चंस है उसको तो मैं करूँगा ही करूँगा, उसके अलावा बिहार बोर्ड जो सैम्पल पेपर्स रिलीज करेगी उस पेपर के आधार पे जैसे आने वाले क्वेश्चंस है उन सब क्वेश्चंस का हम लोग सेट बनाएंगे और फरवरी में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। हम लोग दिसंबर जनवरी में उस पर ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले अच्छे खासे उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका सारा का सारा क्वेश्चंस किस टाइप्स के बनेगा। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वही क्वेश्चंस आएगा ये ज़रूरी है, लेकिन उसी बेस पर आएगा ये ज़रूरी है, उसी बेस पर आएगा और आप सारा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आप केवल हमारे साथ जुड़िए, वीडियो पूरा देखिए और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आता है हमें कमेंट्स में भेजिए। आपको फिर से उसको करके और अच्छी तरह से जो भी आपकी उसमें परेशानियां हैं उसको पूरा किया जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चंस का आंसर हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से दें, अन्यथा हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो गैस आज चूँकि समय इतना ही है और इसलिए समय तो कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो गया, अगले क्लास वाले मैसेज आने लगे हैं, इसलिए क्लास रोकना पड़ रहा है। फिर हम आपको अगले क्लास में आगे के क्वेश्चंस को करवाएंगे और उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद।